आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। यदि कब नहीं सुन पाएंगे? नंबर वन, इट इज टू स्लो, इट इज टू लो, इट इज टू हाई और इट इज टू नोइजी। तो विच वन इज करेक्ट? सो आप देख रहे हैं, अगर ज़्यादा स्लो होगा, ज़्यादा लो होगी तो भी नहीं हम सुन पाएंगे, है ना। और ज़्यादा हाई होगा तब भी नहीं हम सुन पाएंगे, जैसा अभी कंटेंट में देखा है। तो ये दोनों ही परिस्थिति होंगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ आप टिक लगा लेंगे और OMR में क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी विकल्प है उसको आप फिल कर देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम 10th बोर्ड के पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। आप पहली बार बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे तो आपको भी थोड़ी सी चिंता हो रही होगी कि बोर्ड का पेपर आखिर कैसा आएगा, कैसे हम उसको हल करें। कोई बात नहीं, आज पूरे वीडियो में मैं पेपर को सॉल्व करना समझाऊंगा कि कैसे बोर्ड के पेपर को सॉल्व करें। तो बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, आपको डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। और ये जो मेरा टेक्निक है, यदि आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो 100% मार्क्स की गारंटी है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ये जो पेपर है आगामी परीक्षा 2023-24 के लिए है। सो जो भी छात्र बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले मैं वीडियो के बारे में आपको ये बताऊंगा कि आज हम कितने सेक्शन को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं, पेपर कैसा होता है। तो पहले मैं एक ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको, पेपर कैसा होता है। सो स्टूडेंट्स, यू जस्ट सी, आप देख रहे हैं ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर 2023 और 24 के लिए है। आप देख रहे हैं टोटल मार्क्स 70 हैं, क्योंकि 30 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के होते हैं जिन्हें आपका कॉलेज भेजता है। तो इस प्रकार से ये पेपर केवल 70 मार्क्स का होगा और टोटल ड्यूरेशन परीक्षा का होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट किस लिए होंगे? 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी कि जिसमें आप अच्छे से पेपर को पहले पढ़ लें और समझ लें कि पेपर के कितने सेक्शन या कितने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ये जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं जरा उनको भी समझ लेते हैं। नंबर 2 क्या लिखा है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इट मीन्स आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताता है? दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हमको दोनों पार्ट को समझना है, पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, बारी बारी से जानते हैं। पार्ट ए कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस carrying 20 multiple choice questions, yes, carrying 1 marks each। यानी मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे 20 और प्रत्येक के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। तो रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स योर आंसर्स ऑन गिवन OMR शीट। OMR शीट, ये जो 20 पहले क्वेश्चंस होंगे ये OMR बेस्ड होंगे। तो क्या नहीं करना है उनको भी समझ लेते हैं। तो डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन OMR शीट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। OMR शीट पर एक बार यदि हमने कुछ अंकित कर दिया तो इरेजर से उसको इरेज नहीं कर सकते, उसको ब्लेड से हम काट नहीं सकते या उसके ऊपर व्हाइटनर नहीं लगा सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर हमारी कॉपी को संभव है कि जांचे ही नहीं। तो इस प्रकार से हमको सावधानियां रखनी है कि OMR शीट को फिल करने से पहले कंफर्म कर लेना है कि कौन से ऑप्शन को हम फिल करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन को ना इरेज कर सकते हैं, ना उसे मिटा सकते हैं और ना ही उस पर व्हाइटनर लगा करके दोबारा कुछ लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। और देखिए पार्ट बी कंसिस्ट डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस मीन्स जो पार्ट बी है वो सारे क्वेश्चंस कॉपी पर लिखे जाने वाले हैं। तो OMR शीट पर पहले 20 क्वेश्चन जो सेक्शन ए में दिए जाएंगे उनको OMR में फिल करना है और अगले क्वेश्चन जो 50 मार्क्स के हैं जो डेस्क्रिप्ट टाइप के हैं जिनको लिखा जाना है तो कॉपी पर लिखेंगे। सभी क्वेश्चंस के सामने मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस।
ये प्रत्येक क्वेश्चन के सामने कितने नंबर का है वो सारा पहले से ही इंडिकेट है, तो उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब पूरे पेपर को सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक बार आपको पूरे पेपर के दर्शन करा दिए जाए कि बोर्ड का पेपर जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो किस प्रकार का आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ए। तो पार्ट ए जैसा मैं अभी बता रहा था, पार्ट ए में तो पार्ट ए जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, पार्ट ए में केवल OMR बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसको हमें बड़े ध्यान से समझना है। इसमें 20 क्वेश्चन है। अभी आप देख रहे हैं कि एक आपको पैराग्राफ दिया गया है। सो रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इट मीन्स आपने पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना है पहले। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन होंगे? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 3, यानी 1 से लेकर 3 क्वेश्चन होंगे। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे और उनके आंसर लिखने नहीं है, बल्कि 4 विकल्प में आंसर दिए गए होंगे, कोई एक विकल्प का आंसर ही सही होगा। पूरा पैराग्राफ देख लेते हैं, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहले आप बता देते हैं। तो इस प्रकार के 20 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं आपके आएंगे OMR बेस्ड। ये OMR बेस्ड क्वेश्चन पूरी ग्रामर बेस्ड होंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे। तो लेकिन होंगे सारे मल्टीपल चॉइस वाले, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। इसके बाद सेक्शन बी, अभी सेक्शन ए है और ये 20 क्वेश्चन देखो आप कंप्लीट हो गए। इसके बाद सेक्शन बी यानी पार्ट बी शुरू होता है और पार्ट बी के सारे क्वेश्चन जो 50 मार्क्स के हैं उन्हें हमको आंसर शीट पर लिखने वाले हैं, जिनको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। तो एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन पार्ट ए को सॉल्व करूंगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा जिसमें ग्रामर का सेक्शन है, ताकि क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये पूरा वीडियो बनाना है। लेकिन आप जो है यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, तो रेस्ट पार्ट जो है इसका वो भी मैं वीडियो में कवर कर लूँगा। तो आज के वीडियो हम केवल सेक्शन ए को देखेंगे, सेक्शन बी का कुछ हिस्सा जिसको क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पार्ट ए को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि शुरू में इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि 15 मिनट्स ओनली टू रीड द पेपर वेरी केयरफुली। तो पहले आपको सबसे पहले पेपर को पूरा समझ लेना है, वो 15 मिनट आपको केवल इसलिए दिए जा रहे हैं। आज अभी हम सॉल्व करते हैं पार्ट ए को। ये OMR बेस्ड है, तो सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को टिक लगा लेंगे। जब आप आश्वस्त हो जाएंगे तभी OMR में उनको फिल करेंगे। तो ये पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जैसा अभी मैंने बताया था। सो मैं जल्दी इसको पढ़ देता हूँ और इसके क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कई बार इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। हम सब के लिए बहुत अच्छी सीख है। दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। एक्सट्रीम कहते हैं बहुत ज़्यादा। दोनों किसी चीज़ की जो अति होती है ना वो बिल्कुल एक जैसी होती है, एक समान होती है। एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव। यदि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा खराब हैं, दोनों स्थिति ही हमेशा एक जैसी होती है, जो दोनों ही खराब हैं। When the vibration of light are too slow, इस लाइट का जो वाइब्रेशन है, प्रकाश का जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, we don't see them, तो हम नहीं देख पाते। ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा तब भी नहीं देख पाएंगे। एंड नॉट डू वी सी देम व्हेन दे आर रैपिड, और ये लाइट का वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी हम नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार से ये लेखक ने बताने की कोशिश की है कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है ना वो बहुत खराब होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसी प्रकार से सो विद साउंड, इसी प्रकार से ध्वनि के साथ भी ये बात लागू होती है। व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, जब ध्वनि की जो पिच है यानी आवाज है वो बहुत कम हो जाएगी तब भी नहीं हम सुन पाएंगे, है ना। एंड व्हेन वेरी हाई, और जब इसकी पिच जो है ध्वनि की जो आवाज है बहुत ज्यादा हो जाएगी तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो ये दोनों ही स्थिति में ये चीज खराब है। ऑफ लाइक नेचर, इसी प्रकार से प्रकृति के सेंस में भी बताया है। द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस,
दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता, यस, और नॉन रेसिस्टेंस मीन्स का जिसमें प्रतिरोधक क्षमता न हो। तो प्रकृति के सेंस में भी रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस के बारे में बताया है। वन मैन डजंट रेसिस्ट बिकॉज ही इज वीक, लेजी एंड कैन नॉट। अदर मैन, देखिए यहाँ इसको समझ लेते हैं। एक आदमी है जो बहुत ही आलसी है, कमजोर है, इसीलिए वो प्रकृति के प्रति रेसिस्ट नहीं कर सकता, यानी प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, इनके लिए जो आलसी है तो उनके शरीर में रेसिस्टेंस पावर डेवलप नहीं हो पाती है। वही अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरेसिस्टिबल बिलो, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति इन चीजों को अच्छे से जानता है कि स्ट्राइक एन इरेसिस्टिबल ब्लो, कि जब बहुत असहनीय कोई प्रहार उसके ऊपर अगर होगा, इफ ही लाइक्स येट ही नॉट ओनली डज द स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमी। तो वो एक्चुअली क्या करेगा, इफ ही लाइक्स येट ही नॉट डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमी, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो उसे पसंद नहीं कर सकता, है ना। येट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमी, तो वो क्या करता है, वो अपने शत्रु पर प्रहार नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसे ब्लेस करेगा, उसे आशीर्वाद देगा। तो ये जो उसमें रेसिस्ट पावर नहीं होगी तो प्रहार करेगा और इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन जो रेसिस्ट कर सकता है उसके अंदर स्टेमिना पावर पहले से ज्यादा है, तो अपने एनिमी से स्ट्राइक नहीं करेगा। तो बीक हु शोज नॉन रेसिस्टेंस इज ऑप्रेस्ड, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो कमजोर है और उसमें रेसिस्टेंस पावर नहीं है, नॉन रेसिस्टेंट है, तो वो क्या करेगा, इज ऑप्रेस्ड, वो व्यक्ति जो है उसका शिकार हो जाएगा। while the stronger one commit a sin, और एक जो पावरफुल व्यक्ति है, स्ट्रोंगर मीन्स पावरफुल व्यक्ति है, वो अपराध भी कर सकता है इफ ही ऑफर्स रेसिस्टेंस, यदि उसके अंदर पहले से ही रेसिस्टेंस पावर होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा, पूरे पैसेज को ठीक से पढ़ लिया है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जान लेते हैं। अब आपके लिए सलाह ये है कि आप पहले इस पूरे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको 2 से 3 बार पढ़ें और जो मीनिंग आपको नहीं आते उन मीनिंग को अंडरलाइन करें और अपने डिक्शनरी में से मीनिंग को निकाल कर पहले इसको पैराग्राफ को समझें, क्योंकि मेरे करा देने के बाद आपकी समझ में इतना अगर नहीं आएगा, स्वयं करके देखेंगे तो आप बहुत जल्दी से समझ लेंगे। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, यदि कब नहीं सुन पाएंगे। नंबर 1, इट इज टू स्लो, इट इज टू लो, इट इज टू हाई और इट इज टू नोइजी। तो विच वन इज करेक्ट। सो आप देख रहे हैं, अगर ज़्यादा स्लो होगा, ज़्यादा लो होगी तो भी नहीं हम सुन पाएंगे, है ना, और ज़्यादा हाई होगा तब भी नहीं हम सुन पाएंगे, जैसा अभी कंटेंट में देखा है। तो ये दोनों ही परिस्थिति होंगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ आप टिक लगा लेंगे और OMR में क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी विकल्प है उसको आप फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखा हुआ है, टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। टू एक्सट्रीम्स, अभी मैंने बताया एक्सट्रीम इज अत्यधिक या अति, बहुत किसी चीज की ज्यादा हो जाता है, तो वे दोनों ही चीज समान रूप से होती हैं। एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, किसी चीज की बहुत ज्यादा अति हो और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो तो ज्यादा ठीक होता है नेगेटिव की अपेक्षा, तो ये तो गलत है, दोनों ही समान है, मतलब दोनों ही चीजें खराब हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, किसी भी चीज की ज्यादा होना ठीक नहीं होता। सो आंसर इज बी, ये सही आंसर है कि किसी भी चीज की जो अति होती है तो ज्यादा ठीक नहीं होती, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो स्लो का यदि आप मीनिंग जानते हैं तो उसका अपोजिट भी आराम से आप ढूंढ लेंगे। स्लो मीन्स कोई भी चीज बहुत धीमी गति से हो। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हमारे पास ABCD। ए में लिखा है रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, विरोध करना, यस, तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा, है ना। दूसरा होता है रैपिड, रैपिड मीन्स बहुत तेज, और स्लो का मतलब होता है बहुत धीमा, तो नो डाउट योर करेक्ट आंसर इज दिस ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से ये हम देखें क्वेश्चन नंबर, तो इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब कहाँ से है,
1 to 3 पैसेज जो अभी हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन है, उसी के बेस पर हमको आंसर चूज करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 ये दूसरे क्वेश्चन है जिनको हमें समझना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। तो 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये 4 क्वेश्चंस के आंसर अलग से दिए हैं, उनको हमें समझना है 1 by 1। ये ग्रामर से बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 एंड 6, 7, 8 ये ग्रामर बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, आई, उसके बाद खाली जगह है और देयर विद माय पेरेंट्स। यस, हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी है। ऑप्शन ए को यदि हम इसमें फिल कर दें, इसमें क्या लिखा है, विल गो, सेंटेंस हो जाएगा आई विल गो देयर विद माय पेरेंट्स। तो ये तो क्वेश्चन सही लग रहा है। अगर ऑप्शन बी को हम देखें, ऑप्शन बी का यूज करके देखें, इसका मतलब बेंट, बेंट मीन्स गया, तो टेंस आपका पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा, वो हो जाएगा आई बेंट देयर विद माय पेरेंट्स। लग रहा है ये भी ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस को सही बना देंगे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को भी ट्राई करके देख लेते हैं। इसमें लिखा है हैड गॉन। तो बच्चों आप तो जान ही गए होंगे हैड गॉन है तो कौन सा टेंस है, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। यदि हम इसको यहाँ लगा दें तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा आई हैड गॉन देयर विद माय पेरेंट्स। तो हमने देखा कि इन तीनों में से किसी का भी यूज अगर हम करते हैं तो सेंटेंस हमारा ठीक हो रहा है, इसका मतलब तीनों ही सही है। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शन ऐसा दिया है। यस, ऑप्शन डी इज देयर, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ आप टिक लगा लेंगे और अपनी OMR में इसको फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, क्या बताता है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। यदि आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो तुम हैं, तुम क्या हैं भाई, तुम कोशियस हैं। कोशियस मीन्स ये हमको पता होना चाहिए। कोशियस मीन्स क्या होता है, सावधान। तो क्या आप सावधान हैं, सावधान होंगे तभी किसी चीज के बारे में जान पाएंगे, ये तो आपको समझना है। तो इनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तो मीनिंग ज्यादा से ज्यादा याद करना है। कॉन्शियस मीन्स होता है जागरूक, आप ज्यादा जागरूक होंगे तो चीजों को ज्यादा जान पाएंगे, ये तो आपको समझना है। विच वन इज करेक्ट। केयरलेस, लापरवाह। तो क्या आप लापरवाह हैं, लापरवाह होंगे तो क्या आप देख पाएंगे, लापरवाह। और क्यूरियस, जिज्ञासु, यानी किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा जानने की आपके अंदर इच्छा शक्ति हो। तो जिज्ञासु अगर हैं तो क्या चीजों को आप ज्यादा जान पाएंगे, है ना। तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यू विल हैव टू चूज वन। तो ये आप चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप कॉन्शियस हैं। यस, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका मतलब जागरूक हैं आप। तो इसको आप टिक करेंगे और फिर OMR में इसको फिल करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन 6 को भी हम देख लेते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसलिए आपको क्या करना है, ये ऑप्शन ए बी सी 4 ऑप्शंस दिए हैं और उनमें से इसको करेक्ट कौन सा होगा ये हमको डिसाइड करना है। क्लस्टर वर्ड्स दिया है लव्स, माई, टू, शेयर, टॉयज, ब्रदर, हिज। इसका सबसे बढ़िया ट्रिक तो ये है कि आपको वैसे तो ये जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस के पार्ट्स हैं, तो सेंटेंस कितने प्रकार का है, सेंटेंस कितने पार्ट्स होते हैं, इस पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेंगे तो इसकी कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम ट्रिक मेथड अपना करके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग जानिए। लव मीन्स प्रेम करना, माई मीन्स मेरा, टू शेयर मीन्स बांट लेना, टॉयज खिलौने, ब्रदर भाई, हिज मीन्स वो अपने। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई ब्रदर, सबसे पहले आप माई को लिखेंगे, माई ब्रदर, है ना, लव्स, मेरा भाई पसंद करता है, क्या पसंद करता है, टू शेयर हिज टॉयज। हम जरा विकल्प को भी देख लें कि ऐसा कोई विकल्प दिया गया है कि नहीं।
सो सबसे पहले माई ब्रदर, यस देखो माई टॉयज नहीं होगा, माई ब्रदर होगा। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। तो आप देख ही रहे होंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। इस प्रकार से हमने करेक्ट आंसर को देख लिया है। तो क्या तरीका अपनाना है, सबसे पहले सारे मीनिंग, सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो ये तो ट्रिक रही, लेकिन बेसिक इसका जानकारी यदि आपने पहले इनको पढ़ा है और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे सेपरेट वीडियो इसी पर बनाया है। तो यदि आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको भी इसके डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और OMR में इसको एंट्री कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मीनिंग दिया जाएगा, इस ABCD 4 मीनिंग है, इन चारों मीनिंगों में एक मीनिंग की स्पेलिंग जो है गलत है। यू विल हैव टू फाइंड विच वन इज दैट। तो वो कौन सा वाला है जो मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। मिस स्पेल्ड मीन्स जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो ये सारी मीनिंग यदि आपको अच्छे से याद है तो यू विल फाइंड वन। सो जैसे मैं वन बाई वन बता देता हूँ। एबंडेंस, दिस इज यू आंसर बिकॉज इट्स स्पेलिंग इज रॉन्ग। करेक्ट स्पेलिंग इज दैट, यहाँ जो ए है ना, स्पेलिंग लिखिए AVUNDA होता है ऐसे, ठीक है, ई नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, ए लगा देंगे ई की जगह पर, तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। तो एबंडेंस, तो दिस इज द मिस स्पेल्ड वन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है जो आपको फिल करना है OMR में, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अटेंडेंस, इसका मीनिंग आप जानते ही हैं, राइट। एक्सेप्टेंस आप जानते ही होंगे। एक्वाइंटेंस, तो इसके लिए आपको मीनिंगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी आपके पास बोर्ड परीक्षाओं में जाने से पहले अभी लगभग 1 महीने से और लगभग 2 महीने का समय आपके पास है। सो आप अच्छे से तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। इसमें लिखा है ही जंप्ड द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल। डूबती हुई लड़की की जान बचाने के लिए वो कुएं में कूद गया। तो आपने देखा ऑप्शन, ये प्रीपोजिशन फिल करने के लिए थे ABCD। ए में दिया इन, बी में इनटू, फ्रॉम और एट, डी में एट दिया है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई थिंक यू गेस, नो डाउट ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। कि जब हम किसी चीज में प्रवेश करते हैं तो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, तो इनटू का हम प्रवेश, इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी, और प्रीपोजिशन को फिल करेंगे इनटू को। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपने सॉल्व कर लिए हैं। अगेन आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ हमारे सामने आया है, उस पैराग्राफ को समझना है और उस पैराग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसा कि शुरू में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 to 10। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करने के लिए हमको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। उस पैराग्राफ को जान लेंगे तभी उनके आंसर हम कर पाएंगे। सो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेता हूँ। आपको वही तरीका कि पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको केयरफुली पढ़ेंगे, या बीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और फिर आंसर को छांटने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टोरी है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोएम को पूरा कर लिया, पोएम बहुत अच्छी थी, राइट। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, मदर डक है यहाँ पर, एंड फादर स्वान, और पिता स्वान है। डक मीन्स बतख, स्वान मीन्स हंस, विद द बेबी डकलिंग्स, और उनके बच्चे डकलिंग्स भी उनके साथ हैं। तो इस प्रकार से हम समझ में आ रहा है कि कौन कौन वहां पर है। एंड हु वर वाइटन टू डेथ बाय द फादर, लेकिन पिता ने उनको काट लिया, बच्चों को। क्यों काट लिया? बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। क्वैक, बतख जो आवाज करते हैं उसको क्वैक कहते हैं, तो इनकी साउंड है, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर कीसिंग भी कोई एक पर्सन है। टुक द जोक द राइट वे, उन्होंने एक मजाक किया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने कविता को क्लास में पढ़ करके सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कमेंट्स भी उसमें जोड़ दिए, अपने मन के विचार भी उसमें जोड़ दिए। एंड द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी कक्षाओं में भी उसने ऐसा ही किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करता रहता था। हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया, राइट। तो ये हमने कंटेंट को पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 सेज एंड्स पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइजेस। ये एन एक पोइट है
जिसने इसको लिखा है, पोइम का नाम है द डकलिंग्स एंड फादर स्वान। ये जो पोइम के अंदर जो कैरेक्टर आए थे डकलिंग्स एंड फादर स्वान, ये किसको सिंबलाइज करते हैं, किसकी ओर संकेत करते हैं, इन किसके बारे में बताना चाहते हैं कि कौन है ये लोग। ऑप्शन देख लेते बारी बारी से, ए बी सी डी दिए हैं। ये में लिखा है चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, बच्चे और पेरेंट्स के बारे में बताया गया है। तो क्या ये सही आंसर है? सोच के देखिए, तब तक और क्वेश्चन ऑप्शन को भी जरा समझ लेते हैं। एन एंड मिस्टर किसिंग, एन और मिस्टर किसिंग के बारे में है। एन एंड नेबर्स, एन और उसके पड़ोसियों के बारे में। क्लास एंड स्कूल्स। सो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप दोनों ने ए और बी में से किसी एक को चूज किया होगा, लेकिन द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज विच वन इज, दिस इज ए। ए इज करेक्ट आंसर। तो नए के ए को टिक लगा लेंगे और फिर OMR में इसको फिल करेंगे। क्वेश्चन 10 को भी पढ़ के देखिए। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मिस्टर कीसिंग ने एन को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया था। क्यों दे दिया था? ही हेटेड हर, वो उसे नफरत करती थी। एन वाज पुअर इन मैथ्स, एन मैथ्स में कमजोर थी, है ना। और एन हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, या एन ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। एन टॉक्ड टू मच इन द क्लास, एन कक्षा में सबसे ज्यादा बातें करती रहती थी। तो विच वन इज द करेक्ट वन? सो आई थिंक यू नो वेर ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। यहाँ आप टिक लगाएंगे और OMR में इसको फिल करेंगे। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑनवर्ड भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 टू 13, 11 टू 13 यानी 11, 12 एंड 13, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये टेक्स्ट बुक जो हमने पढ़ी है उस बेस्ड क्वेश्चंस है, MCQs बेस्ड। तो 11 क्वेश्चन को पढ़ के देखिए और आप जानेंगे कौन सा आंसर सही होगा। मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल, अर्थात मंडेला ने जेल में कितने वर्ष गुजारे। तो जिन बच्चों ने पाठ को ठीक से पढ़ा होगा दे विल नो। सो ऑप्शन ए इज 27, बी 32, सी 30 एंड डी 29. So which one is the correct one? I'm sure you will know. Option A is the correct one, 27 years. So which one the correct answer? That is A. आप इसको टिक लगाएंगे और उसके बाद अपनी OMR में भी साथ ही साथ फिल करते जाएंगे। OMR कैसे फिल करनी है इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा OMR में कहाँ और कैसे फिल किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देन 13 एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 इज देयर महासीर, यू नो, मुझे लगता है बच्चे इसको पहली बार नाम सुन रहे होंगे। महासीर इज फाउंड इन कुर्ग, हु इज महासीर? ऑप्शन इज देयर A, B, C and D. So option A says a large fresh water fish, ताजे पानी की बड़ी मछली होती है। ऑप्शन B says a small fresh water creature, यस कोई प्राणी है ताजे पानी का। ऑप्शन सी सेज अ स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश, रुके हुए ठहरे हुए पानी की एक मछली है छोटी वाली। और डी ऑप्शन सेज अ स्मॉल लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रीचर, बड़ी सी ठहरे हुए पानी का कोई प्राणी है। तो आई थिंक यू नो वेल विच वन द करेक्ट। सो दिस इज ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्या है? अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। सो करेक्ट आंसर इज दिस। क्वेश्चन 13, द बस कंडक्टर वाज ए मैन, तो बस कंडक्टर किस प्रकार का आदमी था, कैसा था वो? ऑप्शन ए इज रूड, बहुत ही रूड किस्म का था। जॉली, मजाकिया किस्म का था। शेलफिश, स्वार्थी था। या स्ट्रेंज, या कोई विचित्र सा प्राणी था। तो विच वन? नो डाउट यू नो वेल, दिस इज ऑप्शन बी, जॉली नेचर, बहुत ही मजाकिया किस्म का बस कंडक्टर था। तो ऑप्शन 13, क्वेश्चन 13 ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो इसको आप अपनी OMR शीट में फिल कर लेंगे। इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 to 15, क्वेश्चन 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। यस,
गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक पोइम का कंटेंट है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके नीचे क्वेश्चन 14 एंड 15 टू क्वेश्चंस हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। सो पोइम को पढ़ लेते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। तो पोइम अमंडा आपने पढ़ी होगी, तो उसमें उसकी माँ कहती है कि अमंडा अपने नेल्स को न काटो, अपने नेल्स को मुंह से न काटो। दांतों से बच्चे उंगलियों को दबा के नाखून काटते ना, मम्मी उसकी डांटती है। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमंडा। अमंडा अपने कंधे भी लटका करके न बैठो। बच्चे जो है आलस को रिप्रेजेंट करते हैं तो कंधों को लटका लेते हैं, इस प्रकार से उसकी मम्मा उसको डांटती है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। और घुटने फोल्ड करके बैठती है, जो आलस को दिखाता है कि बच्ची बहुत आलस में है। तो मम्मा उसको डांटती है कि सिट अप स्ट्रेट अमंडा, अमंडा उसको सीधी होकर के बैठिए। तो हमने 3 लाइन को पढ़ा पोएम के, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हम देखेंगे। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन। पहला क्वेश्चन है, इस लाइन में ऊपर जो पोएम लिखी है इसमें कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है। तो अमंडा बोल रही है, हर पेरेंट्स बोल रहे हैं, हर फ्रेंड्स बोल रहे हैं, हर नेबर्स, कौन बोल रहा है। तो नो डाउट हर पेरेंट्स। उसके हर पेरेंट्स को डांटते हैं कि तुमको ऐसे रहना है और ऐसे नहीं रहना है ना। तो करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी OMR। इसको भी फिल कर लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का उसके सामने अंकित है, तो ये तो आपको चिंता करनी नहीं है। क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस। स्पीकर जो कविता है, जो कहने वाला है, तो ऐसी बात क्यों कह रहा है। बिकॉज, इसलिए कह रहा है क्योंकि अमंडा इज एन अनरूली गर्ल। अनरूली मीन्स डिसोबीडियंट, आज्ञाकारी लड़की नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अमंडा रिमेन्स अनटाइडी, वो हमेशा गंदी रहती है, साफ सफाई नहीं करती, इसलिए कह रहे हैं। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर। यह जो उसको बार बार चेतावनी दी जा रही है, समझाया जा रहा है, तो शायद वो अपना व्यवहार अच्छा कर ले, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। या ही वॉन्ट्स टू स्कॉल्ड अमंडा, या इस तरीके से वो अमंडा को बेवजह डांटना चाहता है। तो बीच वन इज करेक्ट। सो आई थिंक यू नो वेल। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। यदि उसको बार बार समझाया जाएगा तो वो अच्छे से समझ जाएगी और अच्छे से व्यवहार करने लगेगी। सो आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन सी। OMR में भी इसको फिल करना है। नाउ क्वेश्चन 16 to 20। 16 to 20 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 16 में कहा जा रहा है, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। तो गेस्ट को ट्रिकी को परमानेंट रूप से अपने यहाँ रखने के लिए क्या लालच था उनको, डॉक्टर्स लोगों को। तो मिसेस पेम्फ्रे डिडंट वांट ट्रिकी बैक। मिसेस पेम्फ्रे ट्रिकी को वापस नहीं मंगाना चाहती थी, पाना चाहती थी। ट्रिकी डिडंट क्रिएट प्रॉब्लम, या ट्रिकी कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा था, इसलिए डॉक्टर चाह रहे हमारे यहाँ बना रहे। या ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या ट्रिकी ठीक नहीं हो रहा था। या मिसेस पेम्फ्रे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट डॉक्टर एंजॉयड। या मिसेस पेम्फ्रे बहुत सारी चीजें, खाने की चीजें भेजती थी अपने डॉगी के लिए, और डॉक्टर्स लोग उसको खा जाते थे, तो इसलिए उनको लालच हो गया था कि ट्रिकी हमेशा हमारे यहाँ एडमिट बना रहे। तो कौन सा आंसर होगा। जिन बच्चों ने लेसन को ठीक से पढ़ा दिया नो वेल, तो आंसर इज डी। मिसेस पेम्फ्रे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट डॉक्टर एंजॉयड। तो आंसर डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन 17। अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल ने हरी सिंह को सिखा दिया था। अनिल कौन है, हरी सिंह कौन है। हरी सिंह चोर था, अनिल वो व्यक्ति था जिसके यहाँ वो चोरी करने आया था, ये तो आपको पता ही होगा। तो अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखा दिया था। अनिल उसको चाहता था, पहले उसको खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना सिखा दिया, फिर लिखना नहीं जानता, लिखना पढ़ना सिखा दिया, और जोड़ घटाव भी सिखा दिए। तो इस पर करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, कुक, राइट एंड नंबर्स, एड नंबर्स। तो आंसर इज बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18। बुक गिफ्टेड टू आइब्रिट बाय हिज मदर वाज। आइब्रिट जो साइंटिस्ट बन रहा था बाद में, उसकी माँ ने उसको एक बुक दी थी। बुक किसके संबंध में दी थी, ये आपको बताना है। आंसर ए, ऑप्शन ए इज ट्रैवल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई की ट्रैवल के बारे में दी थी। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई,
या मोनार्क बटरफ्लाई की हिस्ट्री के बारे में दी थी, या ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाइज या बटरफ्लाइज की ट्रेवल्स के बारे में दी थी, या ट्रेवल ऑफ मोनार्क एग्स। तो विच वन इज करेक्ट? सो आई एम श्योर यू विल कम टू द राइट आंसर. Yes, this is the option D. This was about travels of monarch X. Yes, so उसकी मम्मा ने जो उसको बुक दी थी वो किसके बेस थी? ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. So correct answer is option D. Now question 19 and then question 20. Then I will finish the video, क्योंकि आज मैं केवल सेक्शन ए को ही कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको कैसे OMR भरा जाए उसी बेस्ड बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। यदि आपको ये टेक्निक समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख के बताएंगे, तो मैं बचे हुए पेपर का भी OMR बचे हुए पेपर को भी वीडियो में कवर करूंगा और सॉल्व कैसे करते हैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मैटिल्डा? तो मैटिल्डा के बारे में सुना ही होगा, तो कौन सी ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो मैटिल्डा के बारे में डिस्क्राइब अच्छे से करते हैं? तो ए नंबर, रिच, ब्यूटीफुल एंड फैशनेबल। वो धनी थी, सुंदर थी और बहुत ही फैशनेबल थी। क्या ये सही है? बी को देख लेते हैं। फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी, अब मिडिल क्लास थी। तो फैशनेबल शौकिया आप जान ही गए होंगे, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी थी, और मिडिल क्लास मीन्स मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित थी। ऑप्शन सी कहता है एम्बिशियस, मिडिल क्लास एंड सेटिस्फाइड। महत्वाकांक्षी तो थी, मध्यवर्गीय परिवार से भी थी और आत्मसंतुष्ट भी थी। आपको जानना होगा कि ये सही है। डी को भी समझ लेते हैं। रिच थी, डिससेटिस्फाइड थी, एम्बिशियस थी, धनी थी, असंतुष्ट थी और बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। सो विच वन इज द करेक्ट? आई एम श्योर यू कम टू द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी और मिडिल क्लास थी, इसलिए वो पूरे लेसन में सफर भी करती है। तो करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज बी इज करेक्ट. OMR में भी बी को ही आपको फिल करना है। लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 20. OMR के लिए जो क्वेश्चन पार्ट 1 जिसको भी सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इज 20. भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज. भोली को स्कूल भेजा गया था। क्यों भेजा गया भाई? हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो. उसके पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, है ना? तो या तो ये हो सकता है हर मदर वांटेड टू गेट हर एजुकेटेड. उसकी मम्मी चाहती थी कि लड़की को पढ़ाया लिखाया जाए, ये हो सकता है। एवरीबॉडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल. सभी लोग अपने अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रहे थे, इसलिए भेजना पड़ा था। या फिर इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज. या शादी करने के लिए बहुत जरूरी हो गया था। तो विच वन इज द करेक्ट वन? नो डाउट हिज फादर वाज कंपल्ड टू डू सो. उसके पिताजी को ऐसा करना पड़ा था। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस प्रकार से OMR बेस्ड 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यदि आपको ये टेक्निक समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो बचा हुआ जो पार्ट है, पार्ट बी, जिसमें पूरा 50 नंबर का क्वेश्चन जिसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है। मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। सो ये यदि आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।